So we have started the concept of displacement current, and we are in the middle of derivation of Maxwell's fourth equation. So we have discussed that the Ampere's law and its differential form. What are the problems associated with the Ampere's law? That it is applicable only to the steady state current. Then we observe that we have to add additional displacement current density to the actually existing Ampere's law in order to encounter the or account the displacement current. Now let us consider another example of a capacitor for showing the concept of displacement current. Suppose we have this capacitor, ठीक है जी, attached with the battery. If this is the current I here, what will be the current on right hand side of the capacitor? If this is C, capacitor C, so the current will be I. Now, if I take a closed line on this side, left side of the plate of the capacitor, if this is the closed line, ठीक है, L, closed line. So integral B dot dl कितना होगा बच्चे? Mu naught times I. Mu naught times I. ठीक है जी, ये क्यों होगा? एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर कंडक्शन करंट I फ्लो कर रहा है तो ये आपके पास आएगा. Now if I consider another figure like this, same capacitor, and if I consider a disk bounded by the same line L, ठीक है, ये ऊपर भी डिस्क की हम एग्जांपल इसको बोल सकते थे, डिस्क की है. सो यहां आपके पास B डॉट dl आएगा mu naught times I, because this conduction current I is penetrating through this disk on this point. ठीक है जी, इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं. Now if I consider another example of same capacitor, same line L. Now I consider another surface. Instead of disk, I consider a hemisphere. कहां से? Covering the left part of the plate, like this. अब this surface is not touching the conduction wire at any point. किसी भी point पे touch नहीं कर रही. अब B dot dl कितना होना चाहिए? mu naught ID. Mu naught I. No, अभी displacement current का concept नहीं आया मुझे. Now only conduction current is there. तो अब B dot dl कितना होना चाहिए? 0. It should be 0. Yes sir. ठीक है, ये है हमारे पास सरफेस 1 ओवर सरफेस 1, ये है सरफेस 2. ठीक है, पर आपने तो बोला था, हमने डिस्कस किया था कि अगर ये हमारे पास क्लोज लाइन है कोई L, इसके ऊपर चाहे ये सरफेस बनाओ, चाहे ये सरफेस बनाओ, चाहे ये सरफेस बनाओ, इंटीग्रल शुड बी सेम. ठीक है, B डॉट dl, ये क्लोज्ड लाइन के ऊपर आपने डेल क्रॉस B डॉट ds ओवर सरफेस S1 से, अगर मैं इसको S1 बोल देता हूं, इसको S2, इसको S3, सो किसी भी सरफेस के ऊपर इसको डेल क्रॉस B ले जाओ, ये सेम वैल्यू देनी चाहिए. ठीक है, ये ds1, ये ds2 इस तरह लिख देता हूं. सो सी, डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर हमने लिया, बट इफ ऑल दी सरफेसेस दे आर बाउंडेड बाय द सेम लाइन, सो ये आपका सेम रहना चाहिए. ठीक है, यहाँ एक केस में आप बोल रहे हो कि म्यू नॉट I है, दूसरे केस में बोल रहे हो 0 है. सर करंट नहीं फ्लो होगी ना वहां से. हाँ, सो कंडक्शन करंट इज नॉट देयर, बट जब आप एक्चुअली में कैलकुलेट करते हो तो आप देखते हो कि म्यू नॉट टाइम्स I, क्योंकि इस तरफ तो करंट I आ गया, कंडक्शन करंट आ गया. इट मींस यहां से ये जो कैपेसिटर है, अगर वैक्यूम ले रहे हो या डाइलेक्ट्रिक ले रहे हो, इसमें से क्रॉस करके करंट यहां आ गया. कैसे आया? दिस इज ड्यू टू
कि आपके पास यहाँ कैपेसिटर में पोल्स बन गए हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपके पास कंडक्शन करंट एक साइड से दूसरी साइड पे आ गया थ्रू डिस्प्लेसमेंट करंट ID। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट कि लेफ्ट पार्ट ऑफ द कैपेसिटर प्लेट और राइट पार्ट ऑफ द कैपेसिटर प्लेट दोनों को बिना टच किए कंडक्शन करंट किस तरह फ्लो कर रहा है। इट इज ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है जी, सो दिस इज द concept of displacement current through the help of capacitor। ठीक है जी, अब हम देखते हैं ये जो हमने जस्ट मिनट हमने ये इक्वेशन लिखी थी एम्पियर्स लॉ की कि म्यू नॉट टाइम्स J, और फिर हमने बाद में बोला कि इस J में हमें कुछ ऐड करना पड़ेगा JD, है ना। सो नाउ विल फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ JD। सो वी नो दैट मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन ये क्या थी, डेल डॉट E इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ठीक है जी, दोनों तरफ मैं पार्शियल डेरिवेटिव ले लेता हूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेल डॉट E 1 बाय एप्सिलॉन नॉट करली रो बाय करली T। ठीक है जी, क्लियर है बच्चे। इसको मैं फिर से लिख देता हूं। अब ये T और डेल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं इसको, करली E बाय करली T। आप प्रोडक्ट रूल लगा के भी चेक कर सकते हो, दूसरी टर्म 0 हो जाएगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करली रो बाय करली T? हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जब डिराइव की थी, सो उसमें डेल डॉट J इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली T किया था, और फर्दर हमने किया था कि डेल डॉट JD is equal to minus del dot J, which is curly row by curly T. So we can put the value of curly row by curly T in terms of displacement current density. Del dot JD. ठीक है जी, Excuse me, sir. हाँ जी, Sir, can you please go to previous slide? सर ये क्लोज लाइन और ये डिस्क का ये इंटीग्रल सेम क्यों आया, म्यू नॉट आई? ये आपको पहले नहीं समझ आ रही थी जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था मुझे। सर Now आपने we have move on to the next article, and you started that I have a doubt in previous slide. If you have this kind of doubt, you ask at the end of the lecture. Okay, so I'll explain in the end. Let me complete this one. So it is del dot, on rewriting the equation, curly E by curly T minus JD by epsilon naught is equal to 0, or simply curly E by curly T minus JD by epsilon naught is equal to 0. From this, we can find that JD comes out to be epsilon naught curly E by curly T. So we have the displacement current density epsilon naught curly E by curly T. We can substitute its value here. So del cross B सर एक comes मिनट, out. लास्ट स्लाइड पे जाइए, एक मिनट, थोड़ा सा लास्ट का नोट। ओके सर। So del cross B becomes Just now. 1 second. Please move to the previous slide. Yes. So new value of del cross B is mu naught times J plus epsilon naught curly E by curly T. This is Maxwell's fourth equation. ठीक है जी, क्लियर है मुझे। मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ से आपने स्टार्ट किया, इंटीग्रल फॉर्म से डिफरेंशियल फॉर्म में ले आए, देन यू हैव प्रूव थ्रू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कि ये डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर स्टेडी स्टेट करंट। उसके बाद आपको इसमें ऑब्जर्व किया कि आपने इसमें एडिशनल कुछ टर्म ऐड होनी चाहिए, और वो आपने बोला कि JD करंट डेंसिटी, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। फिर हमने थ्रू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी यूज किया,
और उस जो एडिशनल वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड कर ली. सो दिस इज एक्चुअली JD, displacement current density. And you see there, this displacement current density depends upon rate of change of electric field. If electric field is not changing, there is no displacement current. Okay. So if the electric field is changing, only then displacement current comes into the picture. Okay, then additional, we have to find a relation between conduction current density and displacement current density. So अगर आपको इंडिपेंडेंट आर्टिकल भी आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट, है ना. सो फॉर दैट वी अज्यूम दैट कैपेसिटर बीइंग सराउंडेड बाय इमेजिनरी सरफेस, जैसे हमने इमेजिनरी सरफेस बनाई थी कैपेसिटर के नाम, इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r. सो इट इज सराउंडेड बाय इमेजिनरी स्फीयर ऑफ रेडियस r. सो हमारे पास फ्लक्स कितना होगा बताइए? फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टोटल फ्लक्स E इंटू ए. अगर मैं लिख दूं E की वैल्यू क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², और A सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई r² सिंपली. R². सो इट इज 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r², वी हैव Q/एप्सिलॉन नॉट. So simply E is equal to Q/epsilon naught A. ये शायद आपने प्लस 2 में पढ़ा भी हो ये रिलेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q/epsilon naught A. ठीक है जी. Now if we take derivative, partial derivative with respect to time both sides, we get curly E by curly T is equal to 1/epsilon naught A is a constant. It will come out. So curly Q by curly T. What is curly Q by curly T? I. It is I. So it is 1/epsilon naught A into I. Okay. So this implies that I कितना हो गया? Epsilon naught A curly E by curly T. ठीक है. ये तो था कंडक्शन करंट IC. अगर मैं इसको IC लिख दूं करली Q बाय करली T, और ये मुझे मालूम है एप्सिलॉन नॉट करली E बाय करली T, ये डिस्प्लेसमेंट करंट है. ठीक है. डिवाइड बोथ साइड्स बाय A, एरिया से डिवाइड करोगे तो IC बाय A क्या होगा? जी करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी J कंडक्शन करंट डेंसिटी, और यहाँ एप्सिलॉन नॉट करली E बाय करली T, और यहाँ हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी. So they are equal in magnitude. ठीक है. So ऐसा नहीं है कि कैपेसिटर में अगर एक साइड पे करंट I है तो दूसरी साइड में IC है तो दूसरी साइड में IC प्राइम हो जाएगा, ऐसा नहीं है. ठीक है. So IC and IC in both the side both sides of the plates, it will remain same. और ये कब सेम रहेगा? जब आपका ID इसके बराबर होगा. ठीक है. डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, तभी आपका कंडक्शन करंट लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर विल रिमेन सेम. अगर ये चेंज कर गया तो आपका कंडक्शन करंट भी चेंज कर जाएगा फ्लो करते हुए. ठीक है जी. सो दिस वाज द कांसेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, हाउ वी कैन फाइंड कंडक्शन करंट एंड मैक्सवेल्स फोर्थ इक्वेशन. तो बच्चे कल एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं. E.dl क्लोज लाइन इंटीग्रल, ये हमने लिखा था इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर. बच्चे ने पूछा था कि इट शुड बी 0. यस सर. है ना. सो बच्चे ये वैसे पार्शियली आंसर तो कल दे दिया था किसी दूसरे स्टूडेंट ने भी. दिस इज 0 ओनली फॉर कंजर्वेटिव फील्ड. ये यहां नॉन जीरो होगा. कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, उस केस में आप लिख सकते हो E.dl is equal to 0 because this is related with the potential. ठीक है. EMF कैसे आता है? How EMF is different from potential? So ये एक कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा है डायनामिक इन नेचर होगा. डायनामिक नेचर. अगर आप नॉन कंजर्वेटिव नेचर है ना,
दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब और ईएमएफ, ठीक है, अब ये पोटेंशियल की जगह ईएमएफ लेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो जनरेट होकर आया, फ्लो की वजह से नहीं आ रहा, एक्चुअल कंडक्शन की वजह से नहीं आ रहा, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फ्लो हो गया। तो यहां आप जब ये लिखोगे क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल, इट इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चे डिफरेंस? सर तो स्टैटिक में 0 और डायनेमिक में नॉन जीरो होगा सर। यस यस यस। सर एक बार लास्ट स्लाइड पे। क्लियर है बच्चे? यस सर सर हाँ सर एक डाउट होता है सर, हाँ जो भाई। आपने एग्जांपल में बताया सर वो कैपेसिटर की सर हाफ के में से लूप जा रहा था सर, उसमें करंट वो बी डॉट डी एल 0 था सर, ऐसा क्यों हुआ सर? ये वो बता दो सर। मैं वही उसी पे आ रहा हूँ, मुझे अनीश का भी ये सेम क्वेश्चन था। सो आपने ये कैपेसिटर लिया, ठीक है, एक वायर क्लोज वायर जो कहीं टच नहीं कर रही, वो अगर हम सरफेस ले उसमें से पास करती हुई कितनी सरफेस हम बना सकते हैं? ये अगर सेम वायर है, ये भी डैश लाइन में, और यहां बना देते हैं डैश लाइन में, आपके पास अगर ये है, सो इसमें से पास करता हुआ मैं एक डिस्क बना सकता हूं। डिस्क समझते हो ना? यू हैव द आइडिया अबाउट डिस्क? यस सर। है ना, शीट, सर्कुलर शीट। यस सर। और एक और मैं दो सरफेसेस की एग्जांपल देता हूं, सेम लाइन इसमें से पास करती हुई ये सरफेस, हेमिस्फीयर टाइप, ठीक है, ये अंदर से हॉलो है, खोखली है, ठीक है। जब वायर पास करेगी इस सरफेस में से, कंडक्शन वायर जो कंडक्शन करंट कैरी कर रही है, तो वो इस पॉइंट पे इसको टच कर रही है, डिस्क को, ठीक है, क्लियर है जी? और जब वायर यहां से पास कर रही है और उसका कैपेसिटर यहां पे एक प्लेट लगी हुई है, ये अंदर से हॉलो है, यहां भी टच नहीं कर रही, और ये सरफेस जो है एक इनक्लोज कर रही है कैपेसिटर की प्लेट को, बट टच कहीं नहीं कर रही, ना ही वायर को टच कर रही है, ना ही कैपेसिटर की प्लेट को टच कर रही है, ठीक है। सो हमने ये अज्यूम किया दूसरी प्लेट यहां पे है, तो इन दोनों सरफेसेस में करंट कितना होगा? इसमें करंट आई होगा क्योंकि ये टच कर गई वायर को, कंडक्शन करंट। ये टच नहीं कर रही, इसमें कोई करंट नहीं होगा, आई सी इज इक्वल टू 0। देयर इज नो कंडक्शन करंट ओवर दिस सरफेस क्योंकि ये टच नहीं कर रही, बाउंडेड बाय द सेम लाइन, ठीक है, क्लोज्ड लाइन। ये एल है, ये भी एल है, दोनों की जो माउथ है, जो वो बाउंड है, दैट इज बाय द लाइन एल। सो इसको इस तरह से भी देख लो, ये आपकी डिस्क है, इस पॉइंट पे वायर उसको टच कर रही है, ठीक है, और करंट उसमें से फ्लो कर रहा है आई सी। यही अगर मैं लाइन लूं और यहां एक हेमिस्फीयर टाइप बना दूं, वायर इसके अंदर गई, ठीक है, और ये कैपेसिटर की प्लेट है, ना यहां पे टच कर रही है, ना ही वो कैपेसिटर की प्लेट को टच कर रही है सरफेस। तो करंट कितना होगा? सरफेस इज नॉट टचिंग एट एनी पॉइंट ऑन वायर, Current will be 0. तो करंट विल बी 0 है। यहां इस वायर में करंट है IC, यहां सरफेस में करंट है ही नहीं, देयर इज नो कंडक्शन करंट। सो वही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, ठीक है, ठीक है जी। Yes sir. सो इस वजह से अब क्योंकि आप जो स्टोक्स थ्योरम लगाते हो, वो बी डॉट डी एल लाइन इंटीग्रल वो सेम रहता है, ये जो आपने स्टोक्स थ्योरम लगाई थी, सिंपली उससे अगर आपको आइडिया लगे, बी डॉट डी एल क्लोज लाइन इंटीग्रल, इसमें अब जब आप इसको एक्सप्रेस करते हो सरफेस में, तो सरफेस में कोई भी सरफेस ले लो, बाउंडेड बाय द सेम लाइन, इसकी डेफिनेशन पढ़ना बच्चे ध्यान से, बाउंडेड बाय द सेम लाइन, आप कोई भी सरफेस उठा लो, वो बराबर आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, सो यही मैंने लिखा था, चाहे सरफेस S1 के ऊपर ये इंटीग्रल कैलकुलेट कर लो, चाहे S2 पे, इन दोनों की वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। Okay, so, इसको आप सिंपली समझो बजे, कैपेसिटर में कोई भी कंडक्शन करंट नहीं है, ठीक है, फिर भी कैपेसिटर के एक साइड से दूसरी साइड पे करंट जा रहा है,
वो क्यों जा रहा है, दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट। हाँ जी विजय। सर जो ये लाइन इंटीग्रल है बी डॉट डी एल, अगर ये दोनों सरफेस पे सेम आ रहा है तो सर एक तरह से कंजर्वेटिव फोर्स की एप्लीकेशन नहीं हुई कौन सा सेम आ जाए? सर ये बी डॉट डी एल का लाइन इंटीग्रल, तो सर ये मतलब कंजर्वेटिव फोर्स की एप्लीकेशन नहीं होती कि पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा? नहीं मुझे वो पाथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, जो आपका इंड्यूस्ड हो रहे हैं फील्ड, ये उसकी वजह से। ठीक है, आप इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना, मुझे आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा कि ये क्या रीजन है इसके पीछे। तो आपको सिर्फ ये समझना है कि कैपेसिटर में करंट फ्लो कैसे कर रहा है। सो वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, ये एक साइड से दूसरी साइड पे अगर करंट फ्लो कर रहा है तो कंडक्शन करंट तो हो नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटर में खाली जगह है, आइदर आपने डाइलेक्ट्रिक फिल किया है या वैक्यूम है उसके अंदर। सो अगर खाली जगह है, फ्री स्पेस है, तो उसमें से करंट कैसे पास कर रहा है, आपको वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है। सर हाँ जी सर आपने जो बुक बताई थी सर फिजिक्स फॉर इंजीनियरिंग, सर उसके अलावा कोई और अल्टरनेट बुक होगी क्या सर जिससे? बच्चे कोई भी फिजिक्स की बुक, इंजीनियरिंग फिजिक्स की बुक आप पढ़ सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए आप बीके पांडे, इंजीनियरिंग फिजिक्स बाय बीके पांडे, ये भी पढ़ सकते हो। सर आप कौन सी बुक के हिसाब से चल रहे हैं वैसे? बच्चे मेरे पास मल्टीपल बुक्स हैं, तो जिसमें से भी इजी होता है मैं उसमें से उठा लेता हूँ। तो कुछ टॉपिक मैंने बीके पांडे से उठाए हैं, कुछ एनके वर्मा से उठाए हैं, कुछ डिफरेंट बुक से उठाए हैं। ठीक है, ओके सर। तो जो कॉन्सेप्ट मुझे कुछ नेट से भी उठाया हुआ है, जो भी जहां से भी लगे कि बच्चों का हेल्पफुल होगा, तो मैंने वो सर आर्टिकल वहां से सर, उठा लिया। अगर हम इनके वर्मा कर ले तो सफिशिएंट है ना? सफिशिएंट है अगर आपको समझ आ रहा है उससे, तो अगर नहीं आ रहा तो ओके आप सर। दूसरी बुक भी रेफर कर सकते हो। ओके सर एनके वर्मा की सर सॉफ्ट कॉपी तो नहीं मिली पर उसके स्क्रीनशॉट्स मिल गए थे माया नोटबुक पे। बच्चे आप वो परचेज भी कर सकते हो, आई थिंक 200 सर रुपीज परचेज करें वो? हाँ ठीक कर सकते हो। ठीक। सर ये सर कब कौन से सेमेस्टर तक चलेगी, मतलब इनके वर्मा अगर हम एक बार लेंगे तो? ये एक ही सेमेस्टर तक चलेगी मुझे, फिजिक्स है, हालांकि उसमें सब फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स, आपकी जो भी फिजिक्स आप इसमें नहीं भी पढ़े वो भी है उसमें। मतलब बस इस सेमेस्टर के लिए है इनके वर्मा, हाँ, अगले के लिए हाँ। दूसरी लेंगे। सो अब फाइनली मुझे आपके पास मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई हैं, हमने जो डिफरेंशियल फॉर्म की है। ठीक है, सो हमारे पास 4 इक्वेशंस आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन इज del dot E is equal to rho by epsilon naught. Second equation is del dot B is equal to 0. Third equation is del cross E is equal to minus curly B by curly T. And fourth equation is del cross B is equal to mu naught times J. So mu naught times J plus epsilon naught curly E by curly T. अब ये चारों इक्वेशंस बचे होमोजेनियस इक्वेशंस में। ठीक है, और इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू स्पेस लो, चाहे ये डेल क्रॉस ई है, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट, या ये जो करली बी बाय करली टी या करली ई बाय करली टी, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है इन चारों इक्वेशंस में, और ये होमोजेनियस इक्वेशन है। होमोजेनियस क्या है, इसमें किसी एक्स्ट्रा टर्म नहीं है, आइदर ई वेक्टर है या बी वेक्टर है इक्वेशंस में, इनमें वेलोसिटी नहीं है या करंट नहीं है या चार्ज नहीं है, इस तरह की कोई टर्म नहीं है। सो ये होमोजेनियस है। ठीक है, अब हमें इक्वेशंस मालूम चल गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, कि मैक्सवेल की चारों इक्वेशन, आपको अगर ई वेक्टर या बी वेक्टर फाइंड करना है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे ट्रेवल करती है, ई वेक्टर एंड बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होगा। सो जैसे आपका कोई वेव इक्वेशन है, मैकेनिकल वेव इक्वेशन है, तो उसमें क्या वेरी करता है, एम्पलीट्यूड। जैसे साइन वेव है, उसमें उसका एम्पलीट्यूड चेंज करता है। ठीक है, जैसे ये वेव है, ये अगर ट्रेवल कर रही है, सो ये ट्रेवल कैसे कर रही है, बाय चेंजिंग इट्स एम्पलीट्यूड। ठीक है, सो सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये कैसे ट्रेवल करती है, बाय चेंजिंग द ई वेक्टर एंड बी वेक्टर। कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए ना, तभी तो वेव आगे फॉरवर्ड ट्रेवल करेगी। सो ई वेक्टर एंड बी वेक्टर ये चेंज होता है। अब हमें इन इक्वेशंस को अप्लाई करना है फ्री स्पेस में एंड कंडक्टिंग मीडिया में। सो दो एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस एंड कंडक्टिंग मीडिया, ये हमारे सिलेबस में है। सो फर्स्ट हम ट्राई करते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या होता है, व्हाट इज अ फ्री स्पेस? सर वैक्यूम। वैक्यूम सर वैक्यूम। फ्री स्पेस में चार्ज होता है, वैक्यूम में नो सर नो। No, sir, no electric field.
So charge density becomes 0 in Mhm. free space. Yes, sir. So हमारी जो इक्वेशंस हैं इनको रीराइट कर सकते हैं हम, यस कर सकते हैं कि नहीं? ये रो वाली टर्म 0 हो जाएगी पहली में, यहाँ तो ऑलरेडी 0 है सेकंड में, थर्ड में हमारे पास रो है नहीं कोई, फोर्थ में हमारे पास जे करंट डेंसिटी, ये क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्री स्पेस में? 0 0 इट इज 0. J इज इक्वल टू सिग्मा E, है ना? सो J भी 0. सो ये जब इक्वेशन हम रीराइट करेंगे इन फ्री स्पेस, तो रो इज इक्वल टू 0 एंड J इज इक्वल टू 0 इन फ्री स्पेस. सो हमारी इक्वेशंस आ जाएंगी reduced form of Maxwell's 4 equation. Del dot E is equal to 0, del dot B is equal to 0, del cross E is equal to minus curly B by curly T, and del cross D is equal to mu naught epsilon naught curly E by curly T. These are the form of Maxwell equation in free space. ठीक है जी? सर फ्री स्पेस में भी डिस्प्लेसमेंट करंट होगा? हाँ बच्चे, आएगा. फील्ड आप लगाओगे तब कुछ ना कुछ तो आएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है. तो ये हम आगे इसको कॉन्सेप्ट करते हैं ये क्या होगा. ठीक है, अब इन चारों इक्वेशन से आप कोई वेव इक्वेशन निकाल सकते हो, ई वेक्टर और बी वेक्टर. अब अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्टडी करनी है तो हमारे पास ये भी होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस इक्वेशन को फॉलो करती है और मैग्नेटिक फील्ड किस इक्वेशन को फॉलो करती है. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू डिराइव फील्ड इक्वेशन और वेव इक्वेशन फॉर ई वेक्टर एंड बी वेक्टर. तो उसके लिए हमें लगेंगे बच्चे थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन को हम यूज करेंगे और उसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड की उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो लेट अस कंसीडर दिस थर्ड इक्वेशन फर्स्ट. ई वेक्टर हम निकालते हैं उसकी वेव इक्वेशन. सो डेल क्रॉस इज इक्वल टू डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस कर्ली बी बाय कर्ली टी. सो ये इसमें डिफाइन किया हुआ है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट इन फ्री स्पेस एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. उसके लिए हमें वेव इक्वेशन की जरूरत है. सो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू, यहाँ पे डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी. दोनों तरफ मैंने कर्ल ले लिया, डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ से मैंने डेल क्रॉस से मल्टीप्लाई किया. सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस बाहर आ गया डेल क्रॉस करली बी बाय करली टी. अब ये आपको मैंने एक इक्वालिटी बताई थी कि ए वेक्टर क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको सॉल्व कैसे करते हैं. ठीक है, सो वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सर्कल वाला कॉन्सेप्ट, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. सो वही सेम कॉन्सेप्ट लगा के हमने ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली जो इक्वालिटी है इसको सॉल्व किया. डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल डॉट डेल, जिसको डेल स्क्वायर लिख दिया, इंटू ई इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली टी. अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो मैं डेरिवेटिव को अंदर भी लेके जा सकता था तो बाहर भी लेके आ सकता हूँ. सो करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस बी. सो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन. ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाया ए क्रॉस बी क्रॉस सी वाला, तो मेरे पास ओपन किया ब्रैकेट जब मैंने, तो ये इक्वेशन आ गई. और यहाँ पे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव डेल से बाहर रख दिया, करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस बी. अब मुझे मालूम है कि डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है. डेल क्रॉस बी की वैल्यू है मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन से इन फ्री स्पेस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी. ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी. ठीक है जी, और ये डेल डॉट ई की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डॉट ई इन फ्री स्पेस? 0. ये 0 हो गया, तो इसका मतलब है ये टर्म तो हट गई. सो यहां आपके पास बचा क्या? माइनस डेल स्क्वायर ई, और इसको सिंप्लीफाई किया, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया और करली बाय करली टी ऑफ करली बाय ई बाय करली टी. सो दो, एक ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था, ये सेकंड ऑर्डर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर. ठीक है, और सिंप्लीफाई करें तो विल गेट डेल स्क्वायर ई, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर. नाउ वी हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड टाइम. दिस इज वेव इक्वेशन फॉर ई वेक्टर. ठीक है जी, तो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वेव इक्वेशन को फॉलो करता है. आपने मैकेनिकल वेव की इक्वेशन पढ़ी होगी मुझे, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये समझ में नहीं आया सर, एक बार और ओमेगा स्क्वायर. कौन सा बचे? क्या चीज, कौन सा स्टेप नहीं समझ आया?
बच्चे स्टेप नंबर सर ये ड्राइव आपने जो किया है सर वो क्लियर ही नहीं हुआ सर स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में हमारे पास थी इक्वेशन डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बी बाय करली टी, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। कर्ल बोथ साइड्स अगर हमने ले लिया तो ये क्या हो गई इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस करली बी बाय करली टी। अब मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया है कि डेल डॉट ई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा के डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू, ये मैंने टाइम का डेरिवेटिव बाहर रख दिया, करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस बी। इतना स्टेप समझ आ गया मुझे? यस सर। इसके बाद मैक्सवेल पहली फर्स्ट इक्वेशन इन फ्री स्पेस मुझे मालूम है डेल डॉट ई 0 है और डेल क्रॉस बी की वैल्यू मुझे मालूम है ये है बराबर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ये वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। ये जब वैल्यूज में पुट करता हूं ये 0 है तो मल्टीप्लाई होकर ये खत्म हो जाएगी टर्म। सो आपके पास 0 माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली टी ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी, ठीक है जी। माइनस से माइनस साइन कैंसिल कर देता हूं, सो फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है इन स्टेप्स में? नहीं सर, आ गया। ठीक है। सो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब जो मैकेनिकल वेव है वो होती है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर। सो ये मैकेनिकल वेव की इक्वेशन। अब हम ये अगर इसको कंपेयर करें ई वाली मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक वाली इक्वेशन के साथ तो ठीक है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन कोऑर्डिनेट है, यहाँ भी हमारे पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू स्पेस कोऑर्डिनेट है, 3 डायमेंशन है ना, एक्स वाई जेड के विद रिस्पेक्ट टू है। यहाँ राइट हैंड साइड में हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर, मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ हमारे पास है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टाइम ऑफ ई वेक्टर, तो ये भी ठीक है। हमारे पास अलग क्या है, दिस इज द न्यू टर्म म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल टू वी स्क्वायर। So we can write ये 1 by v square, 1 by v square, ठीक है। So we can simply compare the values. v square, सर v इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट आएगा, ठीक है। So v becomes speed of light, ये इसको आगे भी करेंगे बच्चे। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई ई वेक्टर की, बी वेक्टर की निकाल सकते हो? क्यों भाई? कैन यू फाइंड द इक्वेशन फॉर बी वेक्टर? सर बी के लिए सिर्फ फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे मैक्सवेल की? Yes, now you have to use fourth equation of Maxwell. सर हाँ जी बच्चे। सर इसमें हम मैंने मतलब कंपेयर कैसे कर सकते हैं एक मैकेनिकल वेव को और एक वेव को जिससे कोई प्रोपोगेशन के लिए मीडियम ही नहीं चाहिए? बच्चे मैं तो सिर्फ इक्वेशन की फॉर्म की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई ट्रैवलिंग वेव है वो किस तरह की फॉर्म का होना चाहिए। So ये जो है ना, ये सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू टाइम या सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ये हमारी कंडीशंस हैं कि यही होना चाहिए। अदरवाइज जो आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन होंगी उसके हिसाब से आप आगे वाली वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। ये क्वांटम में बच्चे, क्वांटम में इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आएगी, श्रोडिंगर इक्वेशन वो भी इसी फॉर्म की होती है, सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। उसमें हम पढ़ेंगे कि ये क्यों जरूरी है, फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं कर सकते या थर्ड ऑर्डर पे क्यों नहीं लेके जा सकते, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन करते हैं, चौथी इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन से हम मैग्नेटिक फील्ड वाली इक्वेशन निकालते हैं। सो फोर्थ इक्वेशन थी हमारे पास डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी, टेकिंग कर्ल बोथ साइड्स। सो डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ये फिर से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगाऊंगा मैं। सो डेल इनटू डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी, सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वाली इक्वेशन थी, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली बाय करली टी ऑफ डेल क्रॉस ई। सो ये म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डेल क्रॉस यहाँ आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव को भी मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है।
del dot B की वैल्यू फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, आई नो इट इज 0. del cross B, del cross E from मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन, इट इज माइनस करली B by करली T. ये वैल्यू मैंने डाल दी. ठीक है, जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो ये मेरे पास सिंप्लीफाई होकर इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई. सो माइनस से माइनस में कैंसिल कर दूंगा. फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो आई विल गेट del square B is equal to mu naught epsilon naught curly square B by curly T square. ठीक है जी. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर B वेक्टर. अब ये इसको मैकेनिकल वेव के साथ जब आप कंपेयर करोगे वेव इक्वेशन के साथ, और बजाय हम सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं, इसका डायमेंशन चेक करके देखते हैं, है ना, 1/v². सो डायमेंशनली तो सही होनी चाहिए ना इक्वेशन. सो हम यहाँ कह रहे हैं कि ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, ये रोल प्ले कर रहा है 1/velocity² का. सो 1/velocity² इज म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट implies v is equal to 1/mu naught epsilon naught square root. ये हमें मालूम है स्पीड ऑफ लाइट है. So this proves that electromagnetic wave equation they travel with the speed of light. ठीक है. Yes, sir. So बजाय ये जो सोल्यूशन है, हम इसका, अब ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास. अब हमें इनका सोल्यूशन भी फाइंड करना है, क्योंकि अब वेव इक्वेशन तो मालूम चल गई E वेक्टर एंड B वेक्टर की. नाउ व्हाट इज द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ दीस टू इक्वेशंस, वो भी हमें फाइंड करना है. नाउ इन N.K. Verma book, engineering physics book, one dimensional treatment is given. So in that book, the author has assumed that E vector is along y-axis, so this is Ey. B vector is along x-axis, Bx, and wave is propagating along z-axis. So it is already assumed in that book. But हमारे इसमें आर्टिकल में एक क्वेश्चन है बच्चे, हमें प्रूव करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर. बट अगर हमने अज्यूम ही कर लिया कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो ट्रांसवर्स प्रूव करने का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा. सो विल गिव द सॉल्यूशन इन 3 डायमेंशन. जो मैं अब आपको करवा रहा हूँ वो B.K. पांडे की बुक से है. 3 डायमेंशनल सॉल्यूशन करवाऊंगा. N.K. वर्मा में 1 डायमेंशन सॉल्यूशन गिवन है. सो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, बट आई सजेस्ट यू टू डू 3 डायमेंशनल सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस. सर ये 3 डायमेंशनल सिलेबस में है. मुझे 3 डायमेंशनल ही करना है आपको. मैंने इसलिए बताया कि N.K. वर्मा की जो बुक फॉलो कर रहे हैं उसमें उसने ये, जैसे आपके पास ये इक्वेशन है ना del square B, तो इसको क्या करोगे, अगर इसको इक्वेशन लिखी हुई है del square Bx by z, किस डायरेक्शन में जा रही है, z में, इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर B by कर्ली T स्क्वायर. सो N.K. वर्मा की बुक में ये इक्वेशन है del square B, इसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है कर्ली स्क्वायर Bx, क्योंकि By और Bz कंपोनेंट तो 0 ले लिया उसने. मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली अलोंग x एक्सिस, और वेव ट्रेवल कर रही है किस डायरेक्शन में, 3 डायमेंशन में तो x में भी जा सकती है, y में भी, z में भी. अब इसमें हमने अज्यूम कर लिया कि इट इज मूविंग ओनली अलोंग z डायरेक्शन, तो यहाँ पे कर्ली स्क्वायर Bx by कर्ली z स्क्वायर. सो ये है 1 डायमेंशनल सॉल्यूशन, 1 डायमेंशनल इक्वेशन. इंस्टेड कि ये 3 डायमेंशनल सॉल्यूशन है, वेव इक्वेशन है, वो 1 डायमेंशन में उसको पहले लिख देता है, उसके बाद सिंपल, क्योंकि सॉल्यूशन सिंपल हो जाता है. 3 डायमेंशन में थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी बिगिनिंग में समझने में, बट दैट इज इजी एज वेल. ठीक है जी. सो हमने स्टार्ट किया था मैक्सवेल्स 4 इक्वेशंस के साथ. वी हैव अप्लाइड द कंडीशन ऑफ फ्री स्पेस, दैट इज rho is equal to 0 and J is equal to 0, and then we have rewritten all the equations in view of free space. Then we have derived the wave equations for E vector and B vector, and we have came to conclusion that the E vector and B vector, they are moving with the velocity of light. ठीक है जी. अच्छा, अब ये जो 2 इक्वेशंस हमने निकाली हैं, आप इसमें नोट करोगे बच्चे, सिर्फ नोटेशन का फर्क है, E वेक्टर या B वेक्टर. 1 मिनट के लिए वो पिछली स्लाइड करना, मैंने वो चीज देख ली. 1 मिनट. ठीक है. So the form of equation is same. Del square यहाँ भी है, फर्स्ट इक्वेशन में del square नीचे भी है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली T स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन में भी है, सेकंड में भी है. सिर्फ E वेक्टर और B वेक्टर आप रिप्लेस कर दो. ठीक है, E वेक्टर को B वेक्टर के साथ, आपकी इक्वेशन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के लिए. ठीक है जी. अब ये किस तरह का सोल्यूशन होगा बच्चे इसका,
इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं इसका सोल्यूशन सो बच्चे यहाँ स्लाइड्स में फिर से वो वेव इक्वेशन दी हुई है प्रोपेगेटिंग वेव वाली, कि 1/v² वाला कॉन्सेप्ट यूज करके स्पीड ऑफ लाइट के बराबर करते हैं। तो ये वही चीज है बच्चे, मैंने एक्सप्लेन किया है कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप डालोगे तो 3 × 10⁸ ये v थी, जब आप वैल्यू डालोगे तो इट कम्स आउट टू बी 3 × 10⁸ विच इज स्पीड ऑफ लाइट। सो यही हमने प्रूव किया। और अगर ये फ्री स्पेस की बजाय किसी और मीडियम में मूव कर रही होगी तो योर म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट विल बी रिप्लेस्ड बाय रिलेटिव permittivity and permeability. So whose value is mu is equal to mu naught into mu r and epsilon is equal to epsilon naught into epsilon r. So mu naught epsilon naught common निकाल लिया और rest of the term बाद में लिख ली। When we know that 1/mu naught epsilon naught square root is c and divide by mu r epsilon naught square root। ठीक है, अब हमने mu r को 1 ले लिया, ठीक है, relative permeability which is close to 1, so इसलिए उसको हमने 1 assume कर लिया। So we have the relation v is equal to c by epsilon naught epsilon r. So velocity of EM wave in any other medium except free space is less than speed of light. So सबसे ज्यादा स्पीड होगी फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अगर और कोई मीडियम यूज करते हो तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी, किस फैक्टर के साथ? 1/epsilon naught r के साथ, स्क्वायर रूट epsilon naught r. So v is always less than or equal to c, ठीक है। And epsilon r is relative permittivity or dielectric constant. So ये solution, अब हम उस पे चलते हैं। दो वेव इक्वेशंस थी हमारे पास, E वेक्टर और B वेक्टर की। इनके सोल्यूशन है ऑफ टाइप E वेक्टर इज इक्वल टू E0 एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t। जैसे आपने लिखा था ना वन डायमेंशन में, अगर इसका सोल्यूशन लिखो, सो वन डायमेंशन में इसका सोल्यूशन आएगा EY इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t माइनस kz, ठीक है, या kz माइनस ओमेगा t। सो इस वे में अब अगर 3 डायमेंशन में लेना है तो E0 वेक्टर, अब यहां ध्यान देना बच्चे, E0 इज वेक्टर, दिस एम्पलीट्यूड इज वेक्टर, इट इज डिफरेंट अलोंग x, y एंड z डायरेक्शन। ये सिंपली ये जो मैंने वन डायमेंशन में लिखी, यहां सिर्फ E0 लिखा है, देयर इज नो E0 वेक्टर हियर। बट ये 3 डायमेंशनल सॉल्यूशन में E वेक्टर व्हिच डिपेंड्स अपॉन r एंड टाइम इज इक्वल टू E0 वेक्टर एम्पलीट्यूड वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय एक्सपोनेंशियल आयोटा k डॉट r माइनस ओमेगा t। सो ये फॉरवर्ड मूव लेके कर रही है वेव को, और ये एम्पलीट्यूड है। Similarly, B वेक्टर है आपके पास B0 वेक्टर e raised to iota k dot r minus omega t. So we have assumed that these two equations they follow this type of solution. ठीक है जी। अब इनको इसमें सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रही हैं कि नहीं, ठीक है। So E0 and B0 are complex amplitudes independent of RT and physical field. So E RT and BRT ये वैल्यूज है, एंड K इज द प्रोपगेशन वेक्टर। अब यहाँ पे ये जो K है दिस इज सिंपली ए प्रोपगेशन कांस्टेंट, पर यहाँ जो K वेक्टर है बचे आपके पास, दिस K वेक्टर इज इक्वल टू KX I कैप प्लस KY J कैप प्लस KZ K कैप। सो वेव नंबर अलोंग द 3 डिफरेंट डायरेक्शंस। और ये जो हमने R वेक्टर लिखा हुआ है, R वेक्टर इज हियर X I कैप प्लस Y J कैप प्लस Z K कैप। थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वेक्टर्स को हम कंपोनेंट फॉर्म में अलोंग x y एंड z एक्सिस लिख रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर सॉल्यूशन फॉर E वेक्टर एंड B वेक्टर। सर हाँ जी भैया। सर जो EY इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t माइनस KX है सर, ये तो एक तरह से SHM की इक्वेशन होगी। हाँ, ये मैंने आपको वन डायमेंशन की इसलिए तो बताई, क्योंकि उसमें अज्यूम ही कर लिया उसने कि एक ही डायरेक्शन में मेरा E वेक्टर मूव कर रहा है, जबकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 3 डायमेंशनल वेव है। तो इसीलिए मैं आपको इस फॉर्म में अभी नहीं करवा रहा हूँ, आपको 3 डायमेंशनल फॉर्म ही करनी है फ्री स्पेस के लिए। सर एक K वेक्टर को 2 पाई बाय लैम्डा एंड
वेक्टर कैसे लिखा ये चीज? रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड वेवलेंथ इज k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। ये जो हमने स्किन डेप्थ भी किया था, ये उसमें नहीं बचे, स्किन डेप्थ करेंगे अभी हम। सो वहां आपको क्लियर हो जाएगा कि k और 2 पाई बाय लैम्डा। सो k इज वेव नंबर, प्रोपगेशन कांस्टेंट, एंड लैम्डा इज वेवलेंथ। ठीक है, और अगर आपने k वेक्टर लेना है, सो 2 पाई बाय लैम्डा इज अ कांस्टेंट नंबर, डायरेक्शन इज अलोंग n कैप। सो डायरेक्शन ऑफ k वेक्टर इज अलोंग द प्रोपगेशन ऑफ em वेव। जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, z में मूव कर रहा है, x में मूव कर रहा है, y में मूव कर रहा है, जिस भी डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में उसका यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन प्रोपगेशन कांस्टेंट, वेव नंबर एंड वेवलेंथ, k इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। सो ये जब हम स्किन डेप्थ के आर्टिकल पे जाएंगे उसमें इसकी कंप्लीट डेरिवेशन करवाऊंगा, ये आया कैसे है। ठीक है, so I think time is over now, so we stop here and we'll do